ठीक है, वो कर दो। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कुमावत सर कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मित्रों, हम ने जब हिंदी व्याकरण को आरंभ किया तब हमने ये पढ़ा कि हिंदी व्याकरण को पूरी तरह से पूर्ण रूपेण गहन विवेचन और विश्लेषण करने के लिए 3 भागों में विभाजित किया जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले हमने वर्ण विचार पर अध्ययन किया। उसके बाद में हमने कुछ 2 और टॉपिक लिए थे, कारक और काल का। आज हम आरंभ करना जा रहे हैं मित्रों शब्द विचार। क्या है शब्द विचार? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, आरंभिक क्लासों में, कि शब्द क्या है। तो हमने ये पढ़ा कि वर्णों और अक्षरों का ऐसा समूह जो अर्थपूर्ण हो, अर्थात उसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो, तो उसे शब्द कहा जाता है। और उन्हीं शब्दों पर विचार करना, अर्थात उसके भेदों, उपभेदों आदि प्रक्रियागत अवस्थाओं पर चर्चा करना विचार के नाम से जाना जाता है। शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ये सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ से रहता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द मित्रों 2 ही प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। किंतु हिंदी व्याकरण में इन शब्दों की उपयोगिता ये कहाँ से आए, अर्थात यूँ कह सकते हैं कि शब्दों का पूरी तरह से विश्लेषण करने के लिए हम हिंदी में शब्दों को 4 अलग अलग आधारों पर विभाजित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, समझिएगा इसको। 2 तरह से प्रश्न बनता है। अगर मैं पूछूं कि शब्दों को कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं अथवा किन किन आधारों पर कर रहे हैं, तो बात अलग हो सकती है। लेकिन आपसे सामान्य सा प्रश्न पूछा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो मित्रों शब्द 2 ही प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से आ गए, यानी हिंदी की जननी संस्कृत है, वहाँ से शब्द आ गए। विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रचलन हुआ, अलग अलग आधारों पर इनको हम विभाजित करते हैं। तो हम ये कहेंगे शब्द मूल रूप में 2 प्रकार के होते हैं, किंतु इनका, ये आप लाइन जोड़ लीजिएगा, किंतु इनका विस्तृत विवेचन और विश्लेषण करने के लिए इन्हें 4 अलग अलग आधारों पर विभाजित किया जाता है। किन किन आधारों पर विभाजित किया जाता है, हम उसका पहले एक चार्ट बना रहे हैं। शब्द विचार, यानी शब्दों पर क्या करना, विचार करना। शब्द मूल रूप में 2 प्रकार के, नंबर 1 सार्थक और नंबर 2 निरर्थक। लेकिन इन्हें अलग अलग आधारों पर विभाजित किया जाता है। किन किन आधारों पर विभाजित किया जाता है उसको हम देख रहे हैं। सबसे पहला, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अब यहां से थोड़ा एक नया प्रश्न बन रहा है कि सिंपल प्रश्न किया कि शब्द कितने हैं, तो आप यही कहेंगे साहब 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। लेकिन परीक्षक आपको भ्रमित करने के लिए, आपके ज्ञान का पूरी तरह से मूल्यांकन करने के लिए वो आपसे इस तरह कह देगा कि अर्थ के आधार पर बताइए शब्द कितने हैं। तो मित्रों उसका उत्तर भी 2 ही होगा, और वही 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, सार्थक यानी स प्लस अर्थ, अर्थ है या नहीं है, नीर नहीं, निरर्थक बिना अर्थ वाले। आप जो सार्थक और निरर्थक कह रहे हो उसके पीछे आधार किसे बना रहे हैं, अर्थ को बना रहे हैं। तो इसी अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। हिंदी में निरर्थक शब्दों का कोई उपयोग नहीं है। हिंदी भाषा में निरर्थक शब्दों का कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि दिखाई शब्द की तरह देता है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। हिंदी भाषा में स्वतंत्र रूप में, मैं तो यूं कह सकता हूं आपको कि हिंदी में कहीं पर भी केवल एक स्थिति होती है, कभी कभी ध्वन्यात्मक सामासिक पद चलते हैं, जैसे खाना वाना, चाय वाई,
दाना वाना, अड़ोसी पड़ोसी, रोटी वोटी, इस प्रकार के शब्दों को हम लोग जब साथ में बोलते हैं उस समय इनका हम उपयोग भले ही कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं है। हम साथ रोटी वोटी कह रहे हैं लेकिन अलग अलग करेंगे तो वोटी का कोई अर्थ नहीं है। खाना वाना कह रहे हैं, साथ प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वाना शब्द को अगर स्वतंत्र कर दोगे तो इसका कोई उपयोग नहीं है। इसलिए निरर्थक शब्दों का भाषा में कोई प्रयोग नहीं है। ये जो सार्थक शब्द होते हैं ये सामान्यतः 5 अलग अलग प्रकार के होते हैं। एकार्थी, यानी कि ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ हो, कहीं पर भी किसी भी प्रसंग में इनका प्रयोग कर ले, इनका केवल एक ही अर्थ निकलता है, तो ऐसे शब्दों को एकार्थी शब्द कहा जाता है। दूसरा है अनेकार्थी। अनेकार्थी नाम से पता अनेक अर्थ होंगे, यानी कि शब्द एक है किंतु प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ अलग अलग हो तो उसे अनेकार्थी कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कुल, अब मैं आपसे पूछूं कुल, तो कुल के 2 अर्थ हैं। एक, अगर इसको हम इस रूप में कहें कि कुल कितने रुपये हुए, तो यहाँ पर कुल का अर्थ निकला जिस पे छोटे ऊ की मात्रा की चर्चा कर रहा हूँ। एक कुल होता है वो अलग चीज़ है, हम पढ़ेंगे अभी आगे। कुल कितने हुए तो आप कहेंगे यहाँ कुल का अर्थ योग हो रहा है। लेकिन मैं इस तरह कहूँ कि ये तो कुल नाशक है या एक कुल का नाम रोशन करने वाला है, तो यहाँ पर जो कुल शब्द हो रहा है उसका अर्थ वंश हो रहा है। यानी कि ऐसे शब्द जिनका प्रत्येक प्रसंग के आधार पर एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकते हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। तीसरा हम कह रहे हैं विलोम। विलोम शब्द, विलोम वो होते जो एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, यानी ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत चलते हो उन्हें विलोम कहा जाता है। जैसे सुख का दुख, दिन का रात, पाप का पुण्य, लाभ का हानि, धर्म का अधर्म, पुत्र का कुपुत्र, कुपुत्र का सुपुत्र, यानी ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत चलते हो, अपोजिट हो, उसके अर्थ का विपरीत अर्थ देने वाले होते हो, ऐसे शब्दों को विलोम कहा जाता है। चौथा है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द, पर्याय का मतलब यह है मित्रों कि शब्द एक है, माफी चाहूंगा, एक ही शब्द है, लेकिन उस शब्द के साथ साथ बहुत सारे हम शब्द प्रयोग कर भी ले तो उन सभी का मतलब एक ही निकलता है। जैसे मैंने कहा रवि, दिनकर, भानु, भास्कर, ये सभी शब्द कहने का मतलब दिनकर कहूं तो भी सूर्य है, रवि कहूं तो भी सूर्य है, भास्कर कहूं तो भी सूर्य है, भानु कहूं तो भी सूर्य है। यानी कि बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उन सभी शब्दों के अर्थ, कोई भी शब्द ले लीजिएगा, प्रत्येक शब्द का अर्थ एक ही रूप में निकलता है, तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। सामान्य तौर पर विद्यार्थी एकार्थी और अनेकार्थी और पर्यायवाची को लेकर के भ्रमित रहता है। देखिए, अनेकार्थी में शब्द एक होता है, केवल एक शब्द, उस एक ही शब्द का अलग अलग प्रसंग के आधार पर अलग अलग अर्थ निकाल लिया जाता है। यानी कि जहां पर शब्द एक ही हो और अलग अलग प्रसंग के आधार पर उसके अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ ले लिए जाते हो, तो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी कहते हैं। जबकि पर्याय ये होता है कि किसी एक ही अर्थ वाले शब्द के अथवा किसी एक ही प्रसंग के लिए अलग अलग प्रकार के शब्दों का भी इस्तेमाल अथवा प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ सूर्य, तो सूर्य के लिए मैं रवि कर लूँ तो भी काम चल जाएगा, भानु कर लूँ, भास्कर कर लूँ, दिनकर कर लूँ, प्रभाकर कर लूँ, तो इन सब का मतलब एक ही निकल जाएगा, एक ही से काम हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों को पर्याय कहा जाता है। एक होता है युग्म शब्द, श्रुत सम भी कहते हैं इनको। युग्म, युग्म का अर्थ है जोड़ा, श्रुत सम जिसको हम कह सकते हैं, कहीं युग्म शब्द की तरह पढ़ते हो, कहीं श्रुत सम कह सकते हैं हम इसको। यानी कि ऐसे शब्द जो सुनने में, श्रुत यानी सुनना, सम यानी समान, यानी कि ऐसे शब्द जो सुनने में समान दिखाई देते हो लेकिन अर्थ की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो, उन्हें श्रुत सम कहा जाता है। जैसे अभी मैंने कहा कुल, कूल। अब देखिए, कुल और कूल में क्या सूक्ष्म अंतर है, केवल एक ऊ की मात्रा का अंतर है। ऊ कुल बोल रहे हैं तो हर्ष ऊ बोल रहे हैं, कूल बोल रहे हैं तो दीर्घ ऊ बोल रहे हैं। ये सुनने में समान दिखाई दे रहे, जैसे अवधि, अवधि। अब अवधि, अवधि और अवधि, देखिए सूक्ष्म अंतर है, एक में हर्षवी बोल रहे हैं, एक में दीर्घी बोल रहे हैं। अवधि हर्षवी वाला बोल रहे हैं, यानी ये अगर मैं बोलूं अवधि तो अर्थ निकलेगा समय,
और अगर मैंने ये अवधि कहा तो हिंदी की एक भाषा का नाम हो गया। कुल, कुल, तरणी, तरणी। अब फर्क क्या है? सुनने में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्दों के अर्थ को जो अगर देखा जाए तो बहुत अंतर होता है। तरणी, तरणी, नाव, सूर्य, अवधि, समय, भाषा, कुल, कुल, कुल यानी योग अथवा वंश, और इस कुल का अर्थ किनारा। यानी ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग एक जैसे दिखाई देते हो किंतु अर्थ की दृष्टि से अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे शब्दों को श्रुत सम भिन्नार्थक शब्दों के नाम से जाना जाता है। अब मान लीजिए आपसे इस तरह का प्रश्न कर ले कि शब्द कितने प्रकार के होंगे। देखिए ये जो चार्ट बना रहे हैं हम लोग, उससे भी 10 से 12 तरह के प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं। रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, आरपीएससी, एलडीसी वगैरह, जूनियर अकाउंटेंट, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। यहाँ से जैसे आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद नहीं है, और वहाँ पर एक सार्थक निरर्थक न देकर के सीधे ये 5 दे दिए, 5 के अलावा कोई एक भिन्न दे दिया, तो आपको देखना है कि अर्थ के आधार पर, यानी ऐसे शब्द जिनके अर्थ हैं, तो जिन शब्दों का एक ही अर्थ है वो एकार्थी हैं, जिनके प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ हैं वो अनेकार्थी हैं, जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं उन्हें विलोम कहते हैं, जहाँ बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं लेकिन सभी शब्दों के अर्थ अंततः जाकर के एक ही निकल रहे हो उन्हें पर्याय कह रहे हैं, और जो सुनने में एक जैसे दिखाई देते हो, अर्थ की दृष्टि से भिन्न भिन्न हो, उन्हें युग्म यानी जोड़े वाले शब्द अथवा श्रुत सम भिन्नार्थक शब्दों के नाम से जाना जाता है। हमने कहा निरर्थक शब्दों का हिंदी में कोई उपयोग नहीं है। दूसरा उपभेद है मित्रों, प्रश्न आता है, अभी कल परसों भी आया था, इसमें पूछा गया था आपका किसी एग्जाम्स में, उत्पत्ति कह दे, उत्पत्ति या जन्म या स्रोत या उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर, यानी अब आपसे अगला प्रश्न देखिए, मैं ये बात बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि शब्द भेद का प्रश्न पूछते हैं तो आपको उसकी स्थिति देखनी है कि कॉमन प्रश्न कर दिया कि शब्द कितने प्रकार के, मित्रों 4-5 नहीं करने हैं, शब्द 2 ही प्रकार के होंगे, सार्थक या निरर्थक, लेकिन आपसे अलग भेद का आधार देकर के पूछ लिया हो तो स्थिति अलग होगी। जैसे अभी मैंने कहा कि अर्थ के आधार पर कितने हैं, तो आप बताएंगे कि 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब दोनों को कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा, कई बार सीधा पूछ लिया तो भी वही उत्तर है, अब पूछ लिया कि अर्थ के आधार पर बताओ, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। होना नहीं, क्योंकि वो जो चीज़ दे रहा है आपको सार्थक, तो आप जो सार्थक निरर्थक कह रहे हो उसके पीछे आधार किसको बना रहे हो, अर्थ कोई, तो वही 2 भेद होंगे। लेकिन आपसे पूछ लिया उत्पत्ति के आधार पर बताइए, जन्म के आधार पर बताइए, स्रोत, देखिए 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है स्रोत, स फिर र ओ त, तो हमने इसको क्या करा, इस तरह लिखा, ये आधा स और ये यहां से र ओ, स्रोत है ये शब्द। एक शब्द होता है स्त्रोत, मैं अलग अलग चीजें लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, आधा त फिर रो और त। देखिए यहां आप क्या बोल रहे हैं, स के बाद सीधा रो बोल रहे हैं, स्रोत। इस स्रोत का मतलब सोर्स, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। सोर्स क्या है, शब्द आया कहां से, शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, हिंदी में शब्द का जन्म कैसे हुआ, ये उत्पत्ति कहलाता है। उत्पत्ति कह दे, जन्म कह दे, स्रोत कह दे, उद्गम कह दे, यानी कि ऐसे वो आधार जिससे ये पता चले कि अगर आप कोई शब्द प्रयोग कर रहे हो हिंदी में, हिंदी भाषा में, तो आपको ये बता देना होता कि हिंदी भाषा में प्रयोग तो कर रहे हो, लेकिन हिंदी में आने का इसका सोर्स क्या है, क्या हिंदी में ये शब्द संस्कृत से आया है, क्योंकि हिंदी की जननी संस्कृत है। जैसे मैंने कहा अक्षी, आपसे पूछे कि अक्षय शब्द हिंदी में प्रयोग कर रहे, लेकिन कहाँ से, हिंदी में सोर्स कहाँ है, तो हम कहेंगे कि ये हिंदी में संस्कृत से आया। आंख, अब ये अक्षी का हिंदी में प्रयोग हुआ शब्द है, तद्भव शब्द हो गया। आपसे कह दिया जिला, अब जिला शब्द हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जिला शब्द न तो संस्कृत का, न ही हिंदी का तद्भव शब्द, बल्कि विदेशी भाषाओं के, अरबी फारसी भाषाओं के शब्द है। डॉक्टर कह दिया, हिंदी में बहुत प्रचलित हो गया, लेकिन शब्द अंग्रेजी का है। ये आपको बताना होता है कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो 4 शब्द मैंने लिखे हैं, उत्पत्ति कह दूं, जन्म कह दूं, स्रोत या उद्गम के आधार पर 4 भेद होते हैं। अभी हम लिख रहे हैं, पहले शब्द को जान लीजिए। स्त्रोत शब्द है,
देखिए दोनों दिखने में, ये भी दोनों युग्म शब्दों में अथवा श्रुत सम में आते हैं, क्योंकि ये भी दिखने में लगभग एक जैसे दिखाई देते। देखिएगा ये स, यहां क्या किया आपने, ये त किया, देखिए थोड़ा सा यहां पर अंतर दिखाई दे रहा है, इसके बीच में थोड़ा सा आप गैप दे रहे हैं। फिर ओ यानी र में ओ और तो, ये स्त्रोत है, स्त्रोत का ना स्तुति आराधना, स्तुति या आराधना। अब दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, निर्माण प्रक्रिया अलग अलग है। ये भी युग्म शब्द जो भी हम चर्चा कर रहे थे कि युग्म शब्द की तरह श्रुत सम, सुनने में लगभग स्रोत स्त्रोत, थोड़ा सा अंतर रहता है। ये स्रोत है, स के बाद मैंने इसको विग्रह करके बता दिया है, यहाँ पर भी आप इसका विग्रह करके देख रहे हैं स्त्रोत, क्योंकि दिखने में लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। तो आपसे पूछ ले उत्पत्ति, जन्म, उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो कितने बताएंगे, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, देशज, नंबर 4 विदेशी। अब मैं नंबर 5 नहीं लिख रहा हूं, मैं स्टार बना रहा हूं और यहां लिख रहा हूं मैं संकर या मिश्रित, संकर या मिश्रित। अब देखिएगा यहां पर हमने स्टार बनाया, आपको करना क्या है, आपसे पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आप 4 बताएंगे। जब तक विकल्प में 4 है आपका उत्तर 4 ही होना चाहिए। कभी कभी मान लीजिए विकल्प में 4 नहीं है, उसने कह दिया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए, वहां पर 3, 5, 6 कर दिए। जब 4 नहीं हो तो क्या करेंगे, 5 करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर स्टार बना के लिखा है, प्राथमिकता में 4 ही करने हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। 5वां कौन सा है, ये क्यों करना है, पहले 4 क्यों नहीं करना, अभी मैं आपको बता रहा हूं। तत्सम का मतलब है तत् यानी उसके, सम यानी समान। अब यहाँ उसके का मतलब है संस्कृत, कई बार ऐसे आता है, ये बहुत बार पूछा गया है, इस तरह आता है। तत्सम शब्द में तत् का अर्थ उसके है, यहाँ पर उसके का संदर्भ है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, विदेशी, इस प्रकार के आपसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो तत्सम शब्द तत् और सम से बना है, तत् का मतलब है उसके और सम का अर्थ है समान। अब यहाँ पर उसके का मतलब है संस्कृत के, यानी कि हिंदी की जो जननी संस्कृत है, ऐसे शब्द जो संस्कृत में थे, संस्कृत में प्रचलित थे अथवा आज भी है, आप उन्हीं शब्दों का हिंदी में भी प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत के थे, संस्कृत में प्रयोग कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों को आप हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, यानी कि संस्कृत के समान ही हिंदी में भी जो शब्द प्रचलित हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्दों के नाम से जाना जाता है। तत्सम शब्दों को पहचानने का एक बेहतर तरीका मैं आपको बताऊं, संयुक्ताक्षर जो आपने अक्षर तरह ज्ञान पढ़े हैं, संयुक्ताक्षर युक्त शब्द 99%, जो संयुक्ताक्षर अक्षर तरह ज्ञाश्रय वाले, अनुस्वार वाले, अनुस्वार युक्त जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों की पहचान होती है कि प्राय ऐसे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। आप इस पहचान के आधार पर भी कई बार, जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, देखिए किस तत्सम का कौन सा तद्भव है, ये बात हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सिंपल प्रश्न आ गया, 4 शब्द दे दिए और उसमें से 1 तत्सम है, 2 तद्भव है, 1 देशज है। फिर आपसे ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिएगा, तो एक पहचान है सिंपल सी कि जो संयुक्ताक्षर युक्त जो पद होते हैं वो 99% तत्सम शब्द ही होते हैं, और एक अनुस्वार युक्त जो पद होते हैं, क्योंकि तद्भव शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा होता तद्भव। तद्भव ऐसे शब्द, तद्भव शब्द वो कहलाते हैं जो हिंदी के हैं अथवा अंग्रेजी के, जो मैं चाहूँगा समझ चाहता हूँ, संस्कृत के जो प्रचलित शब्द हैं, उन संस्कृत शब्दों का कालांतर में, कालांतर का मतलब है काल प्लस अंतर, काल यानी समय, अंतर यानी समय के अंतराल से वो शब्द गुड़ते गुड़ते, बदलते बदलते भारत जैसे देश में अलग अलग भाषा, कल्चर, संस्कृति, रहन सहन, अलग अलग प्रकार के लोग शब्दों का प्रयोग करने के तरीकों के कारण उन शब्दों के स्वरूप में विकृति आ जाती है, उनमें परिवर्तन आ जाता है। ये तत्सम शब्दों के जो बदल कर के जो रूप विकसित हो गए, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्दों के नाम से जाना जाता है।
हमें पता होना चाहिए हमारा भारत विविधताओं वाला देश है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग भाषा वाले लोग हैं, अलग अलग विचारधारा वाले यहाँ पर लोग रहते हैं। कई बार आप एक ही शब्द को 10 लोग बोलते हैं तो 10वें व्यक्ति तक जाते जाते उसके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे एक शब्द था अक्षर, अक्षर अक्षर करते करते अक्षर अक्षर करने लगे, अक्षर करते करते उसको आखर में बदल दिया। ये जो अक्षर से जो आखर हुआ वही तद्भव है, यानी वो जो अक्षर था वो तत्सम था और जो आखर है वो उसका तद्भव है। जैसे घृत 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 करते करते आपने घी कर दिया। ये जो बदले हुए शब्द हैं उन शब्दों को हिंदी में तद्भव शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। आप सरल और अपनी सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं उन्हीं के कालांतर में बिगड़े हुए रूपों को तद्भव शब्दों के नाम से जाना जाता है। तीसरा है देशज। देशज का मतलब है कि ऐसे शब्द जो न तो संस्कृत का है न संस्कृत के बिगड़ा हुआ है, बल्कि हमारे भारत जैसे देश में ही अलग अलग क्षेत्रीय रूपों में प्रचलित भाषाओं के शब्द थे और उनका हिंदी में हम प्रयोग करने लगे। यानी हमारे देश ये शब्द थे, अलग अलग लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने अपने क्षेत्रों में उन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे और धीरे धीरे वो शब्द हिंदी में प्रचलित हो गए। ऐसे शब्दों को देशज शब्दों के नाम से जाना जाता है। नाम से पता है, देश प्लस ज, देशज। विदेशी। भारत ऐसी भूमि है जिस पर 8वीं शताब्दी के बाद विदेशी आक्रांताओं का समय समय पर आक्रमण होता रहा। पहले मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ, लंबे वर्षों तक अंग्रेजों ने यहाँ पर राज किया। तो विदेशी लोगों का आक्रमण होने के कारण उन्हीं के काल में भारत जैसे देश में भाषा का लिखित रूप में, बोलचाल में, सामान्य रूप में अधिकतम प्रयोग होने के कारण उनकी भाषाओं की जो जो उस समय के साम्राज्य जिनका था, जो शासक थे, उनके शब्दों का भी हमारे देश में प्रयोग होने लग गया और वो शब्द धीरे धीरे हमारे हिंदी में रूढ़ होते गए, हिंदी में उनका प्रचलन होता गया, हिंदी में वो प्रयोग होते गए। ऐसे शब्दों को देश विदेशी शब्दों के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं ये विदेशज के नाम से मिलते हैं, यानी विदेश में जन्म लिए हुए थे। जैसे आज हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं डॉक्टर, कॉलेज। अरे आपको तो नॉलेज भी नहीं है, अरे मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ, अरे मुझे डॉक्टर से सलाह लेनी है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। ये ऐसे जो जिला है, तहसील है, तालुका है, ये ऐसे शब्द जिनका आप लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये शब्द हिंदी में कहाँ से आए? क्या ये संस्कृत के हैं? नहीं है। क्या ये उनका बदलावा रूप है? नहीं है। क्या ये हमारे भारत जैसी भूमि में यहाँ के लोगों के विचारधारा वाले शब्द हैं? नहीं है। ये ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग आक्रांताओं के कारण उनके शासनकाल के दौरान हम लोगों के दैनिक व्यवहार में प्रयोग होने लगे और धीरे धीरे इन शब्दों का आपने भाषा में प्रयोग चालू कर दिया। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्दों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अरबी फारसी भाषा के हैं, अंग्रेजी के हैं, चीनी है भाषाएं हैं, पुर्तगाली भाषाएं, जो विदेशी भाषाएं हैं, जो भारत में बोली जाने वाली दो परिवार की भाषाएं, भारोपीय परिवार और आर्य परिवार जो हैं, द्रविड़ परिवार, जो भारोपीय की दो शाखाएं थी, द्रविड़ परिवार और आर्य परिवार। उत्तर भारत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो आर्य परिवार से संबंध रखती है। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं द्रविड़ परिवार से संबंध रखती है। ये जो द्रविड़ परिवार और आर्य परिवार की जो भाषाएं थी, जो भारत भूमि में भारतवर्ष के लोगों के दैनिक व्यवहार में प्रचलित थी, उन भाषाओं से परे जो भाषाएं थी, उन भाषाओं को विदेशी भाषाओं के नाम से जाना जाता है। और ऐसे ही शब्द जब हिंदी में प्रयोग होने लगे तो इनको उत्पत्ति, इनको सोर्स के आधार पर, इनको उद्गम के आधार पर, इनको स्रोत के आधार पर विदेशी अथवा विदेशज शब्दों के नाम से जाना जाता है। पांचवा जो हम संकर और मिश्रित कह रहे हैं, संकर का मतलब जैसे आप लोग हाइब्रिड कहते हैं, मिश्रण जिसको हम कह रहे हैं कि दो अलग अलग चीज़ों से मिलाकर के एक नई चीज़ का निर्माण कर लेना। इसको प्राथमिकता में शामिल ना करके विकल्प के तौर पर क्यों कह रहे हैं हम लोग? इसलिए कह रहे हैं कि संकर और मिश्रित वो शब्द होते हैं जो इन ऊपर वाले जो चार भेद हमने पढ़े हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इन्हीं में से किन्हीं दो के मेल से बनते हैं, उन्हीं के मिश्रण से बनते हैं। इसलिए उनमें इन ऊपर वाले चारों तत्वों का, चारों भेदों का भाव समाहित रहता है। इसलिए प्राथमिकता में उपभेदों की संख्याएं 4 करनी है, 4 नहीं है तो 5 करनी, 4 5 दोनों हुआ तो पहले 4 करेंगे। अब जैसे संकर और मिश्र, जैसे मैंने कहा जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया था, महिला सुपरवाइजर में पूछा गया था, लाठी चार्ज, अश्रु गैस। अब देखो लाठी चार्ज एक शब्द है, लेकिन इसमें दो चीजें, चार्ज अंग्रेजी का शब्द है, लाठी देशज शब्द है।
अब ये दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना है, एक देशज है और एक विदेशी है। रेलगाड़ी, रेल RAIL, रेल, रेल का अर्थ पटरी होता है, ये विदेशी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रेलगाड़ी ये देशज शब्द है, ये देशज विदेशी से था, ये विदेशज देशी से बन रहा है। यानी कि जो शब्द दो अलग अलग, जैसे अश्रु गैस आप कह रहे हो, अश्रु तत्सम शब्द है, अश्रु का अर्थ आंसू है। गैस GAS अंग्रेजी का शब्द है, यानी कि तत्सम और विदेशी भाषा के मेल से बना है। अर्थात ऐसे शब्द जो दो अलग अलग उत्पत्ति वाले, भेदों के आधार वाले शब्दों के मिश्रण से बनते हैं, उन शब्दों को संकर अथवा मिश्रित शब्दों के नाम से जाना जाता है। ये लाठीचार्ज 2015-16 में उसमें पूछा गया था आपका महिला सुपरवाइजर में, बाद में किसी एग्जाम में अश्रु गैस भी पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कई बार इस तरह आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद है या नहीं है, तो आप इनको चारों को बताने हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। कई बार इस तरह आ जाता है कि कौन सा एक उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद है और वहां पर एक संकर है, बाकी तीन उधर से दे दिए। तो हमें पता होना चाहिए कि संकर को भी हम उत्पत्ति के आधार पर ही शब्दों का भेद मानेंगे, किंतु संख्या की दृष्टिकोण से जब इसके उपभेदों की संख्याओं का प्रश्न होगा तो प्राथमिकता में आप 4 ही बतलाएंगे, 4 नहीं होगा तो क्या करेंगे, 5 करेंगे। समझ आए मित्रों कहानी। तीसरा वर्गीकरण है इसका व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति, V प्लस उत्पत्ति, व्युत्पत्ति कह दे चाहे रचना कह दे। अब अलग अलग प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा। कौन किसका है, अर्थ के आधार पर कितने हैं, 2 सार्थक, निरर्थक, सार्थक कितने हैं, 5, कौन सा है कौन सा नहीं है। उत्पत्ति, जन्म, स्रोत, उद्गम के आधार पर 4, 4 नहीं है तो 5। अब व्युत्पत्ति अथवा रचना, यानी कि शब्दों विशिष्ट प्रकार की व्युत्पत्ति अथवा शब्दों की रचना कैसे हुई, उसकी निर्माण कैसे हुआ, इस आधार पर 3 भेद होते हैं। रूढ़, नंबर 2 योग रूढ़, और नंबर 3 यौगिक। ये जो यौगिक है इसके फिर से चार उपभेद होते हैं। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। अब यहां से कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है। पहला, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे साहब व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़, रूढ़ से अभिप्राय यह है कि ऐसे शब्द जो अन्य किसी शब्दों के मेल से नहीं बने हो अथवा उन शब्दों का अर्थपूर्ण विग्रह नहीं किया जा सकता हो। अर्थपूर्ण देखिएगा, वर्ण विच्छेद अलग होता है, अर्थपूर्ण विग्रह का मतलब ये, जैसे अभी हमने कहा, मान लीजिए संकर और मिश्रित शब्द की हमने चर्चा की, हमने कहा रेलगाड़ी, वहां पर आप रेल और गाड़ी 2 शब्दों को अलग अलग कर सकते हो, उनका अपना स्वतंत्र अर्थ है। यहाँ रूढ़ से अभिप्राय यह है कि ऐसे शब्द जिनकी निर्माण प्रक्रिया की हमें कोई निश्चित जानकारी नहीं हो, साथ ही उन शब्दों के कोई अर्थपूर्ण विग्रह नहीं किए जा सकते हो, जो किसी एक ही स्थिति, वस्तु, घटना, काम आदि के लिए निश्चित हो चुके हो परंपरा से, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्दों के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है योग रूढ़। योग और रूढ़, रूढ़ का मतलब है किसी एक के लिए निश्चित होना, यह भी अभी मैंने समझाया आपको, फिर समझिएगा। ऐसे शब्द जिनकी निर्माण पद्धति हमें जानकारी नहीं हो, उन शब्दों के अर्थपूर्ण विग्रह नहीं कर सकते हो, साथ ही वह शब्द किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना आदि के लिए अर्थ की दृष्टि से निश्चित हो चुके हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम कह रहे हैं योग रूढ़, यानी कि योग हो रहा है, अर्थात ऐसे शब्द जो 2 अलग अलग शब्दों के योग से बनते तो हो, किंतु
योग होने के बाद उनका जो अर्थ है वो किसी एक के लिए निश्चित हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा पीत और एक मैं लिख रहा हूं अंबर। देखिएगा पीत का अर्थ है पीला, पीत का अर्थ है पीला, पीत का अर्थ है पीला, और अंबर का अर्थ है वस्त्र। एक अर्थ होता है आकाश। अब भाई आकाश पीला नहीं होता, यहां हम अंबर का अर्थ लेंगे वस्त्र। हालांकि अंबर का अर्थ आकाश भी होता है लेकिन आकाश पीला नहीं होता, इसलिए हमने पीत का अर्थ ले लिया पीला और अंबर का अर्थ है वस्त्र। अब मैं पीत और अंबर बराबर पीतांबर करूं तो पीतांबर का अर्थ होना चाहिए पीला वस्त्र, हाँ है ना, बिल्कुल होना चाहिए। आप कह रहे पीत का अर्थ पीला है, अंबर का अर्थ वस्त्र है, तो पीत और अंबर बराबर अगर पीतांबर करूं तो पीतांबर का अर्थ तो पीला वस्त्र होना चाहिए। लेकिन जैसे ही पीत और अंबर का योग होता है ये शब्द एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है और पीतांबर कहते ही हमारे जहन में अर्थ आता है श्री कृष्ण। यानी कि ये ऐसा शब्द हुआ जो दो अलग अलग शब्दों के योग से हुआ, लेकिन जैसे ही योग हुआ इसका अर्थ किसी एक के लिए रूढ़ हो गया है, निश्चित हो गया। अभी हमने आपको रूढ़ की परिभाषा समझाई है, यानी कि पीत और अंबर कहने के बाद उसका एक अर्थ निश्चित हो गया कृष्ण। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ के नाम से जाना जाता है। अभी हम चर्चा करेंगे मित्रों, बड़ा कठिन प्रश्न है और आपको सामान्यतः इसका उत्तर पुस्तकों से प्राप्त नहीं हो पाता है। अनुभव प्राप्त शिक्षकों के माध्यम से आप इस बात को सामान्यतः जान सकते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, उसमें से एक भेद होता है बहुब्री समास। बहुब्री समास के सभी पद जो होते हैं वो यौगिक होते हैं, अर्थात योग से बनते हैं, लेकिन बनने के बाद भी उनका अर्थ किसी एक के लिए निश्चित होता है, रूढ़ होता है। कभी कभी विद्यार्थियों के सामने समस्या आती है कि यौगिक जो है वो समास की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि समास यौगिक का भेद है। अब मान लीजिए जैसे मैंने पीतांबर शब्द लिखा, इस पीतांबर में समास भी यानी ये यौगिक भी है और योगरूढ़ भी है। प्रश्न है कि आपके साथ प्रश्न आ गया कि पीतांबर में पीतांबर शब्द है ए रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक। अब आपके सामने दो उत्तर सही दिखाई दे रहे हैं, एक तो योगरूढ़ दिखाई दे रहा है और एक यौगिक दिखाई दे रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं मित्रों, बहुब्री समास के जो उदाहरण होते हैं वो अर्थ भेद की दृष्टि से यौगिक का उपभेद होता है, लेकिन ऐसे शब्द यदि आ जाए और वहां पर योगरूढ़ और यौगिक दोनों हो तो प्राथमिकता में मित्रों आपको योगरूढ़ करना चाहिए, क्योंकि ये योग हो रहा। देखिए यौगिक में भी यही बात पढ़ेंगे, योगरूढ़ में भी योग होता है, यौगिक में भी योग ही होता है। फर्क इतना है, योगरूढ़ के सभी शब्द जैसे ही योग होता है अर्थ की दृष्टि से किसी एक के लिए निश्चित हो जाते हैं, उसका अर्थ किसी एक के लिए रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात पूर्व अर्थ का पूर्णतः परित्याग हो जाता है। जबकि यौगिक में शब्दों का अर्थ अर्थात योग होने के बावजूद भी पूर्व अर्थ कहीं न कहीं अंश मात्र रूप में भी मौजूद रहता है। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए विद्या प्लस आलय, हालांकि ये भी समास का लेकिन बहुब्री का नहीं है, विद्या प्लस आलय। अब विद्या और आलय दो शब्दों का भेद है, मेल है, और हमने कहा विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। यहाँ विद्यालय होने के बावजूद भी अभी भी जो विद्या और आलय के जो अर्थ है, विद्या के लिए बनाया गया घर, वो अर्थ अभी भी विद्यालय शब्द में भी मौजूद है। ये इन दोनों में अंतर होता है, यानी कि योग में भी योगरूढ़ में भी योग होगा, यौगिक में भी दो अलग अलग शब्दों अथवा शब्दांशों का योग होता है। ये शब्दांश इसलिए कह रहे हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं होते बल्कि शब्दांश होते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ दो अलग अलग शब्दों या शब्दांशों का योग होता है वो योगरूढ़ भी होता है और यौगिक भी होता है। योगरूढ़ में केवल वही शब्द जाते हैं जो जुड़ने के बाद अर्थ की दृष्टि से किसी एक के लिए रूढ़ हो जाते हो।
यौगिक भी दो अलग अलग शब्दों का योग है, लेकिन वहां पर कहीं न कहीं पूर्व अर्थ का अंश वहां पर मौजूद रहता है। और इस यौगिक के 4 उपभेद होते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है इस तरह की व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे 3 है, रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक। आपसे पूछ लिया कि यौगिक के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे 3 है, मैं कहूँगा 4 है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। कई बार क्या करता है, 3 यहाँ से देंगे, 1 यहाँ से दे दिया, फिर पूछेगा कौन सा यौगिक का भेद नहीं है। तो कई बार क्या होता है, शब्द बना दिए जाते हैं, जैसे एक शब्द संधि का लिख दिया, एक शब्द समास से बना हुआ है, एक शब्द उपसर्ग से बना हुआ है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जिसमें न तो संधि है, न समास है, न उपसर्ग है, न प्रत्यय है, और फिर कहेगा निम्नलिखित में से कौन से एक शब्द में यौगिक का भेद नहीं है, अर्थात वो जो शब्द दे दिया जाता है। कई बार तो आपको भेद का नाम देंगे, कई बार संबंधित भेद का शब्द दे देंगे, जैसे एक संधि से योग बना हुआ शब्द है, एक समास से बना हुआ, प्रक्रिया से बना हुआ शब्द है, एक में उपसर्ग जोड़ करके शब्द बना दिया, लेकिन एक ऐसा जिसमें कुछ भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा व्युत्पत्ति के आधार पर 3, रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक। यौगिक के 4 भेद, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। चौथा इसका प्रकार है मित्रों वाक्य प्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं लिख रहा हूं आपको इसको। चौथा इसका रूप है वाक्य प्रयोग या विकारक तत्वों। 3 अलग अलग रूप में लिख रहा हूं। विकारक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे इस चार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। वाक्य प्रयोग, विकारक तत्वों या व्याकरणिक कोटियों के आधार पर, व्याकरणिक कोटियों के आधार पर, व्याकरणिक कोटियों के आधार पर 3 अलग अलग नाम हमने लिखे हैं। आपसे पूछ ले कि वाक्य प्रयोग के आधार पर शब्दों का कितने भागों में विभाजन किया जाता है, या पूछ ले कि विकारक तत्वों के आधार पर शब्दों का कितने भागों में विभाजन किया जाता है, अथवा आपसे पूछ ले कि व्याकरणिक कोटियों के आधार पर कितने उपभेद होते हैं। अभी ये विकारक तत्व और व्याकरणिक कोटियां क्या होती है हम चर्चा करेंगे। अभी इस देखिएगा, इसके 2 आपको भेद करने हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी और अविकारी, बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न आते हैं यहां से भी कि इन किस भेद के आधार पर कितने उपभेद होंगे, किस आधार पर। तो वाक्य प्रयोग कह दे, चाहे विकारक तत्व कह दे, चाहे व्याकरणिक कोटियों के आधार पर कह दे, तीनों का एक ही उत्तर रहेगा कि 2 उपभेद किए जाते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी का अर्थ यह है मित्रों बदलाव, परिवर्तन, विकार प्लस ई परिवर्तन, और अविकारी का मतलब हुआ कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। इस अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। हम जब आगे इसका विश्लेषण करेंगे अलग अलग उपभेदों का, तो विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों अव्यय कहा जाता है। अभी यहां तक ये समझिएगा कि वाक्य प्रयोग कर दे, विकारक तत्वों के आधार पर कह दे, अथवा व्याकरणिक कोटियों के आधार पर कितने उपभेद होंगे, 2 उपभेद होंगे, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी के कौन से उपभेद होंगे, उससे पहले आप व्याकरणिक कोटि और विकारक तत्व क्या है इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। मैं यहां इसको लिख रहा हूं, व्याकरणिक कोटि कह दो चाहे विकारक तत्व कह दो, विकारक तत्व या फिर व्याकरणिक कोटि। कौन कौन सी होती है मैं लिख रहा हूं, दिखेगा इसको। व्याकरणिक कोटियां, ये जो लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, वृत्ति, पक्ष, पुरुष, ये 8 विकारक तत्व या व्याकरणिक कोटियां कहलाती है। यहां से भी प्रश्न आता है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है मित्रों कि नाम जो लिखे हमने 3 नाम लिखे हैं, विकारी, अविकारी और विकारक, सारे मिलते जुलते नाम। कई बार बच्चे विकारी को अविकारी में, विकारक को विकारी में सिमिलर कर लेते हैं। आप शब्दों का अर्थ जानिएगा। विकार, विकार का अर्थ है मित्रों बदलाव, अक का अर्थ है वाला, यानी विकारक शब्द बना विकार प्लस अक से।
विकार का अर्थ हुआ परिवर्तन अथवा बदलाव, और अक का अर्थ है वाला। अगर मैं इन दोनों शब्दों के अर्थ को एक साथ करूं तो अर्थ बनेगा बदलाव लाने वाला, यानी कि एक परिवर्तन ला रहा है। तो स्वाभाविक है कि एक परिवर्तन ला रहा है तो वो किसी न किसी में परिवर्तन होकर करेगा, यानी एक बदलाव लाने वाला है और एक में बदलाव हो रहा है, एक परिवर्तन करने वाला है और एक में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, वृत्ति, पक्ष, पुरुष में से ये जो 8 हमने तत्व लिखे हैं, इनमें से किसी भी एक का प्रभाव पड़ता हो, हम चाहें तो हमारे स्थानीय भाषा में, स्थानीय शब्दों में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल में से कोई भी एक चीज निर्धारित कर सको, ऐसे शब्दों को विकारी शब्दों के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिनमें परिवर्तन अथवा बदलाव आ जाएगा, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल जैसे तत्वों का, क्योंकि इनको हम विकारक तत्व कहते हैं। वाक्य प्रयोग इसलिए कह रहे हैं कि हिंदी में शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो वाक्य प्रयोग या विकारक तत्वों के आधार पर 2 भेद हुआ। विकारी, विकारी वो होंगे जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़ता हो, या जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल बताए जा सकते हो उन्हें विकारी कहते हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों के भेदों की संख्या 4 है। संज्ञा, किसी भी संज्ञा का, किसी भी नाउन का, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे वो कॉमन नाउन हो, चाहे वो मटेरियल नाउन हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, चाहे वो समूह वाली संज्ञा हो, किसी भी प्रकार की संज्ञाएं हो, व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो, किसी भी प्रकार की संज्ञाएं हो, आप उनका लिंग, वचन, कारक निर्धारित कर सकते हैं। और यही हम कह रहे हैं कि जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक, काल आदि में से कोई एक, सभी एक साथ हो आवश्यक नहीं है, बता सकते हो, निर्धारित कर सकते हो, वो उनसे प्रभावित हो सकते हो। अभी हमने पढ़ा है कि जो प्रभावित करते हैं वो विकारक होते हैं, और जो प्रभावित होते हैं, एक प्रभावित करता है, एक प्रभावित होता है। जो प्रभावित करता है वो विकारक है, जो प्रभावित हो रहा है वो विकारी है। दूसरा है सर्वनाम। आप सर्वनामों के वचन बता सकते हो, कारक बता सकते हो। जैसे वाक्य में प्रयोग किया, वह घर गया, आप कह सकते हैं कि इस वाक्य में वह एक वचन है और इस वाक्य का कर्ता कारक है। जैसे हमने कहा कि राम खेल रहा है, अब हमें पता है कि राम इस वाक्य में एक संज्ञा है, एक नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। आप इसका जेंडर बता सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये पुल्लिंग है, सिंगुलर है, एक वचन है, और वाक्य में आप इसका बता सकते हैं कि कर्ता है। यानी कि जब हम किसी शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं, उसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर बता सकते हो, उसका लिंग, वचन बता सकते हो, जेंडर बता सकते हो, तो ऐसे शब्दों को विकारी कहेंगे। और विकारी में 4 हैं। पहला हमने संज्ञा लिखा, दूसरा हमने सर्वनाम लिखा, फिर तीसरा है विशेषण। जैसे कोई विशेषण शब्द है, हमने कहा यह अच्छा लड़का है, आप कह सकते हैं कि इस वाक्य में अच्छा जो है वो पुल्लिंग है और एक वचन है। अगर मैं कहता कि यह अच्छी पेंसिल है, तो आप कह सकते हैं कि अच्छी जो शब्द है, विशेषण है, ये स्त्रीलिंग है और एक वचन है। अच्छे बच्चे, तो आप अच्छे शब्द के बारे में कह सकते हैं कि पुल्लिंग है और बहुवचन है, यानी कि जिनके आप लिंग, वचन निर्धारित कर सकते हो, बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ऐसे शब्दों को विकारी कहेंगे। चौथा विकारी है मित्रों क्रिया। किसी भी क्रिया का आप लिंग बता सकते हो, वचन बता सकते हो, काल बता सकते हो, वाच्य बता सकते हो। जैसे हमने कहा बच्चे खेल रहे हैं, हमें पता है कि खेल रहे इस वाक्य में क्रिया है। आप कह सकते हैं कि जो खेल रहे क्रिया है ये पुल्लिंग है, बहुवचन है, अपूर्ण वर्तमान काल में की क्रिया है, काम हो रहा है। और अगर वाच्य कहेंगे तो आप कहेंगे कर्तृवाच्य है। ये वाच्य क्या होता है आपने पढ़ा नहीं है, हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य ये है कि ये विकारी, अविकारी और विकारक है क्या। विकारक वो है जो परिवर्तन लाएंगे,
विकारी वो है जिनमें परिवर्तन हो जाएंगे। इन चारों ही प्रकार के शब्द भेदों, संज्ञाओं में, सर्वनामों में, विशेषणों में और क्रियापदों में विकारक तत्वों अर्थात लिंग, वचन, कारक, काल जैसे तत्वों का प्रभाव पड़ता है और ऐसे ही शब्दों को विकारी शब्दों के नाम से जाना जाता है। दूसरा उपभेद है मित्रों अविकारी। नाम से स्पष्ट है, विकार बदलाव, अ यानी नहीं, यानी कि जिन शब्दों पर विकारक तत्वों का, व्याकरणिक कोटियों का अर्थात लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते हैं, ऐसे शब्दों को अविकारी अथवा अव्यय शब्दों के नाम से जाना जाता है। इनकी भी संख्याएं 4 होती है। यदि विकल्प 4 नहीं हो तो यहाँ पर भी आपको 5 करना है, लेकिन प्राथमिकता में 4 ही करना है। जिस तरह से हमने यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर आपको स्पष्ट किया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों की संख्या कितनी करनी है, 4 ही करनी है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। लेकिन जहन में रहे, स्मरण रहे, याद रहे कि जब विकल्प में 4 नहीं हो तब 5 करना है, पहले 5 नहीं करना है। 4, 5 दोनों हो तो पहले 4 करना, 4 नहीं हो ऐसी स्थिति में विकल्प के आधार पर ऑप्शन जो आपके सामने मौजूद है वहां अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आपको 5 आंसर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए हमने आपने स्पष्ट किया। ठीक उसी तरह से जब विकारी शब्दों के उपभेदों की संख्या को प्रश्न आता है और कई बार ऐसा पूछा जाता है, मोस्टली जहां पर व्याकरण के पार्ट ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सेकंड ग्रेड वाला एग्जाम जो होता है, रीट वाला जो पेपर होता है, जूनियर अकाउंटेंट वाला होता है, एलडीसी में आजकल इसके पार्ट कम कर दिए हैं। ऐसी परीक्षाओं में जो आपकी सीबीएसई बोर्ड वाली जो परीक्षाएं होती हैं, केंद्रीय विद्यालय वाली जो परीक्षाएं होती है, ऐसी परीक्षाओं में हिंदी के जो पेपर बनते हैं प्राय गहन विवेचन और विश्लेषण वाले प्रश्न होते हैं। वहां पर बालक का बौद्धिक कौशल जांचा जाता है। वहां पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से रटी हुई बातें नहीं बल्कि बालक का बौद्धिक कौशल जांचा जाता है कि विद्यार्थी विषम परिस्थितियों में मौजूदा जो विकल्प है वो नहीं हो, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो आपको वहां पर इसका उत्तर 5 करना है। पहले 4 भेद कौन सा? नंबर 1 क्रिया विशेषण। किसी भी क्रिया विशेषण का आप न तो लिंग बता सकते हैं, क्रिया विशेषण का मतलब है मित्रों क्रियाओं की विशेषता बताना। क्रिया विशेषण जैसे गाड़ी धीरे चल रही है, लड़का धीरे चल रहा है। अब एक जगह चल रहा कह रहे थे, एक जगह चल रही कह रहे थे, लेकिन दोनों ही जगह आप धीरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। समुच्चय बोधक जैसे और, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, इस प्रकार के शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय का मतलब है जोड़ना, यानी कि जो शब्द अलग अलग शब्दों, शब्दांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। और किसी भी समुच्चय बोधक जैसे कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं, और, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, इस प्रकार के शब्दों का आप लिंग वचन निर्धारित नहीं कर सकते और ऐसे ही शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और ये समुच्चय बोधक भी अव्यय अथवा अविकारी का एक उपभेद है। संबंध बोधक अव्यय ऐसे सब जो दो शब्दों, शब्दांशों के बीच अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपना संबंध प्रकट करते हैं, उन शब्दों को हिंदी के जितने भी कारक चिन्ह हैं, आपने कारक का प्रकरण पढ़ लिया है, हमने पहले पढ़ा दिया था, स्वतंत्रता इसलिए पढ़ा दिया। कोई भी कारक चिन्ह होता है वो सारे के सारे संबंध बोधक अव्यय होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कारक तो कारक होता है, संबंध बोधक कैसे हो गया? तो मित्रों हमने कारक के प्रकरण के दौरान इस बात पर बार बार बल दिया कि कारकों का संबंध चिन्हों से नहीं होता है। कारक तो किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम में पाया जाता है, क्योंकि बिना चिन्हों के भी कारक हो सकते हैं। वह तो मात्र उसे परिभाषित करने का, उसकी पहचान करने का एक संकेत मात्र, एक चिन्ह मात्र होता है। कारक चिन्ह अलग होते हैं और कारक अलग होता है। कारक संज्ञा और सर्वनाम में होता है। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द, जैसे हे, ओ, अरे, अरे वाह, इस प्रकार के विस्मयादि बोधक शब्द। ये 4 उपभेद होते हैं किसके मित्रों? अविकारी या अव्यय शब्दों के। अब 4 नहीं है तो एक 5वां कौन सा करना है?
हमने यहाँ पर नंबर नहीं लिखा है, तारा बना दिया, स्टार बना दिया है कि ये तब करना है जब विकल्प में 4 नहीं हो और ये पांचवा है निपात। निपात का मतलब ये होता है मित्रों, ऐसे शब्द अथवा शब्दांश जो वाक्य में प्रयोग होने के बावजूद वाक्य के किसी भी शब्द से अपना संबंध नहीं रखते, बल्कि वाक्य के अर्थ को परिवर्तित करते हैं। जैसे मैंने कहा, यह राम भी बाजार गया। आप ये कह सकते हो कि राम गया क्रिया का कर्ता है, बाजार गया क्रिया का स्थान अधिकरण है, यानी कि बाजार गया के बीच में, गया राम के बीच में किसी न किसी प्रकार का संबंध है। लेकिन भी शब्द का न तो राम के साथ कोई संबंध है, न कोई बाजार के साथ कोई संबंध है, और न कोई गया के साथ संबंध है। यानी कि ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं, वाक्य के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन उस शब्द का उस वाक्य के किसी भी शब्द से कोई व्याकरणिक रिश्ता, नाता, संबंध नहीं होता है, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। इसीलिए प्राथमिकता में इनको शामिल नहीं करते। जब विकल्प में 4 नहीं हो तो आपको 5 करना है। और निपात के बारे में विस्तार से हम जब इसके उपभेद को पढ़ेंगे तब विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर से इस पूरी टॉपिक को समझिएगा। शब्द विचार यानी कि वर्णों और अक्षरों का ऐसा समूह जो अर्थपूर्ण हो, उन्हें शब्द कहा जाता है। शब्द मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। किंतु व्याकरण में उनका विस्तृत विवेचन करने के लिए, गहन अध्ययन करने के लिए उन्हें 4 अलग अलग आधारों पर विभाजित किया जाता है। 4 प्रकार नहीं होते, 4 अलग अलग आधार होते हैं। आपको कोई एक आधार देकर के प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला है अर्थ के आधार पर 2 भेद होंगे, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक का कोई उपयोग नहीं है। सार्थक 5 प्रकार के, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, युग्म और पर्यायवाची। श्रुत सम भिन्नार्थक जिसको हम कह रहे थे, श्रुत सम युग्म को। दूसरा है उत्पत्ति, स्रोत, जन्म या उद्गम के आधार पर 4 होंगे। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी 4 नहीं हो तो 5 करना है। 5वां है संकर या मिश्रित। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर 3 उपभेद करने होंगे, रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक। फिर यौगिक के 4 उपभेद होंगे, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। वाक्य प्रयोग कह दे, व्याकरणिक कोटियों के आधार पर कह दे, या विकारक तत्वों के आधार पर कह दे। 2 उपभेद होंगे मित्रों, विकारी और अविकारी। विकारी के 4 उपभेद होंगे, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के भी 4 उपभेद करने हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। 4 नहीं हो तो 5वां करना है निपात। लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, वृत्ति, पक्ष और पुरुष को विकारक तत्व अथवा व्याकरणिक कोटियों के नाम से जाना जाता है। अगली क्लास में हम सबसे पहले आरंभ करेंगे विकारी शब्द। ये विकारी की परिभाषा क्या होगी और इसके प्रत्येक एक भेद का बारीकी से विश्लेषण। आज की इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।